हेलो एवरीवन। आज के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने रिसर्च मैथडोलॉजी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जून 2024 एग्जाम के अंदर आए थे एनटीए यूजीसी नेट के अंदर। तो जिन भी स्टूडेंट ने ये पेपर दिया होगा उनको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आए थे। तो देखिए, जो पहला पेपर हुआ था वो आपका कैंसिल हो गया था। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने 3 सितंबर 2024 के मेमोरी के बेस पर हम लोगों ने ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं और ये क्वेश्चन जो है आपके एनटी यूजीसी नेट ने अपने यहाँ पर पब्लिश भी किए हुए हैं। ओके, तो आइए आज के इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हम लोग जितने भी हमारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस होते हैं और समय समय पर हम लोग पीडीएफ वहां पे अपलोड करते रहते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी साइंस में कोई इवेंट आता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग अपनी टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। साथ में हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल भी हमारा जो है, व्हाट्सएप का जो नंबर है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो आइए इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा कलेक्शन टूल इज कंसर्न विद द ब्रॉड अंडरलाइन फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस। यानी इनमें से कौन सा ऐसा डेटा संग्रह का उपकरण है जो कि व्यक्ति के अपने निजी जिंदगी के अनुभव को हमें बताता है। तो कौन से, अगर सपोज करिए आपको किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस लेना है तो आप किस तरह का इंटरव्यू लेंगे? आप फोकस इंटरव्यू लेंगे, आप नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू लेंगे, आप क्लिनिकल इंटरव्यू लेंगे, या फिर आप टेलीफोनिक इंटरव्यू लेंगे? तो सबसे पहले ना, इन सभी जितने भी इंटरव्यू हमारे सामने हैं इनका मतलब क्या होता है, जरा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो एक एक करके हम लोग इनके बारे में देखते हैं। तो अब देखिए, जो आपका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, बट इनके पहले मीनिंग को समझ लेते हैं। पहला इसमें है फोकस इंटरव्यू। तो जो फोकस इंटरव्यू होता है ना, फोकस इंटरव्यू जो होता है, मैं केवल फोकस लिख रहा हूं, फोकस इंटरव्यू जो होता है ये बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ये बड़ा स्ट्रक्चर होता है। यानी स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो इसके अंदर हम लोग जो क्वेश्चंस लेते हैं वो पहले से प्री डिफाइन होते हैं। क्योंकि हम लोग जो है किसी भी पर्टिकुलर इवेंट बेस पर, किसी भी प्रॉब्लम बेस पर हम लोग जो है उस पर्सन का इंटरव्यू लेते हैं जो कि उस पर्टिकुलर पर्सन को उसके बारे में नॉलेज होती है। तो जो फोकस इंटरव्यू होता है ये बड़ा सेमी स्ट्रक्चर कह सकते हैं, स्ट्रक्चर कह सकते हैं, बट कुल मिलाकर सेमी स्ट्रक्चर वे में होता है, फोकस होता है। और पर्टिकुलर किसी भी एक्सपीरियंस का, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस एक टॉपिक को हम लोग जो है उस पर्सन से, जो कि इसके पर्सन को इसके बारे में नॉलेज होती है, उसके बारे में हम लोग उससे डिस्कस करते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो स्ट्रक्चर या सेमी स्ट्रक्चर दोनों का मिश्रण हो सकते हैं। ओके, नाउ दूसरा इसमें आता है हमारा नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। क्या आता है? नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। नाम से पता चल रहा है कि यहां पर जिस पर्सन का हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं वो, वहां पर हम लोग उसके सामने जो क्वेश्चन प्रेजेंट करेंगे वो नॉन स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे, यानी वो पहले से प्री डिफाइन नहीं होंगे। जो भी वो अपने सामने, हमारे सामने आंसर, क्वेश्चन के आंसर देगा, उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स में से हम लोग फर्दर उसके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो यहां पर जो नॉन डायरेक्टिव में जो क्वेश्चंस होते हैं वो अनस्ट्रक्चर होते हैं। यहां पे जो रिस्पोंडेंट होता है, जिसका भी हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, उसकी पर्सनल फीलिंग, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस को हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसको शेयर करें। साथ में हम लोग जो है उसे कम से कम डिस्टर्ब करते हैं, कम से कम डिस्टर्ब करते हैं, नॉन डिस्टर्बेंस होता है। और साथ में जो गाइडेंस होता है वो भी मिनिमल गाइडेंस होता है। ओके, तो इसके अंदर हम लोग जो है खास तौर से नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू के अंदर यहां दिखाते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है जो अभी हमने अपने सामने रखे हैं वो नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू है। क्योंकि नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू के अंदर नॉन स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है और जो इंटरव्यूअर होता है, जो कि अपने सामने जो बैठा रिस्पोंडेंट है उसको बिल्कुल पूर्णतः फ्रीडम दे देता है कि आज जाइए, आप अपने माइंड को एक्सप्रेस कीजिए, आपको फुल फ्रीडम है। यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट, यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, एक्सपीरियंस। और पर्टिकुलर, अब देखिए एक्सपीरियंस किसका, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर या फिर क्वेश्चंस पर या फिर लाइफ एक्सपीरियंस पर। तो कुल मिलाकर
नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू जो होता है वो आपको लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में शो करता है। ओके, देन नेक्स्ट हमारा आता है क्लिनिकल इंटरव्यू। तो क्लिनिकल इंटरव्यू जो होता है ये क्लिनिकल इंटरव्यू जो होता है ये आपका जो होता है ये पूरा का पूरा कंप्लीटली जो होता है ये फोकस होता है। कैसा होता है? फोकस होता है। और यहां पर हम लोग जो है स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि यहां पे खासतौर से क्लिनिकल इंटरव्यू के अंदर जो पर्टिकुलर जो इंटरव्यूअर होता है वो मेडिकल एक्सपर्टीज होता है, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिस्पोंडेंट से। अब जनरली क्या होता है ना, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हेल्थ इशू आ जाते हैं, उसकी हेल्थ कंडीशंस बिगड़ने लगती है, तो उसकी प्रॉब्लम को या उसकी कंडीशंस को, हेल्थ कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए इस तरह के क्लिनिकल इंटरव्यू लिए जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इसमें आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू जो होता है एक तरह से ऐसे इन्वायरमेंट में लिया जाता है जहां पर फेस टू फेस इंटरव्यू पॉसिबल नहीं हो पाता, और यानी जो रिस्पोंडेंट है जिसका हम लोग इंटरव्यू लेने जा रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है, माने उसके सामने ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वो हमारे सामने फेस टू फेस आना चाहे। तो इवन कभी कभी ऐसा होता है कि भाई किसी भी पर्सन को फेस टू फेस आने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को शो नहीं करना चाहता दुनिया के सामने। तो ऐसे केस में हम लोग जो है टेलीफोनिक इंटरव्यू लेते हैं। ओके, तो अब आपके सामने सारे क्वेश्चंस के जितने भी ऑप्शंस थे मैंने सब बता दिया। तो उसमें जो करेक्ट आंसर है वो नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू है। तो प्लीज मार्क सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द डिफरेंसेस अमंग द मीन्स ऑफ ऑल द पॉपुलेशन साइमल्टेनियसली, यानी इनमें से कौन सा ऐसा स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो कि हमारे जितने भी मीन है, पॉपुलेशन है, मीन पॉपुलेशन है, मतलब जितने भी जो भी हमारी मीन है पॉपुलेशन की, उसको इकट्ठे एक साथ हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, कोरिलेशन एनालिसिस, चाई स्क्वायर टेस्ट, जिसे कभी बहुत जगह पर आप जो है बहुत से लोग जो है ची स्क्वायर टेस्ट भी कहते हैं, बट ये जो है चाई स्क्वायर टेस्ट है। अब यहां पर इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अगर हम लोग देखें तो देखो अनोवा जिसको हम लोग कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसकी फुल फॉर्म है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। मैं लिख देता हूं, आपको याद रहेगा। एनोवा जो है उसकी फुल फॉर्म है एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब यहां पर ये एक ऐसा टेस्ट होता है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, जिसमें हम अपनी पॉपुलेशन की, मतलब अगर हमारे पास मल्टीपल पॉपुलेशन दे रखी है, देखो पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या तो होती है, बट पॉपुलेशन यहां पर हम लोग सैंपल से कह रहे हैं। तो हमारे पास अगर मल्टीपल पॉपुलेशन है या मल्टीपल ग्रुप है बहुत सारे, और उनका मीन हमें इकट्ठे एक साथ निकालना है, क्योंकि अब जनरली क्या होता है जितने भी टेस्ट हमारे सामने अभी दिए गए हैं वहां पर हम लोग जो एक एक करके पॉपुलेशन के मीन निकालते हैं। बट अगर हमें मान लो 4 या 5 ग्रुप हैं, अगर मान लो हमारे पास 5 ग्रुप हैं, उन पांचों ग्रुप का मीन हमें निकालना है, 5 ग्रुप मान लीजिए या फिर 5 पॉपुलेशन मान लीजिए, अगर सभी का मीन्स हमें निकालना है एक साथ, तो केवल एनोवा एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो कि सारे मीन्स को इकट्ठे एक साथ निकाल सकता है। ओके, तो आप यहां पर 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप हो सकते हैं जिसमें हम लोग इकट्ठे मीन निकाल सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें आता है टी टेस्ट। इसमें क्या था नेक्स्ट हमारा? टी टेस्ट। तो टी टेस्ट में क्या होता है, जनरली हम लोग दो पॉपुलेशन जो होती है हमारे पास, जो है 2 ग्रुप होती है, उनके मीन को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? उनके मीन को कंपेयर करते हैं। तो टी टेस्ट के अंदर हम लोग केवल कंपैरिजन करते हैं। ओके, कंपैरिजन करते हैं। देन नेक्स्ट इसमें आता है कोरिलेशन एनालिसिस। क्या आता है? कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर हम लोग जो है किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू का मतलब मीन नहीं निकालते, बल्कि जो 2 वेरिएबल हैं उन दोनों वेरिएबल, अब वो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, 2 जो गिवन वेरिएबल हैं उनका मेजर निकालते हैं, उनमें आपस में रिलेशनशिप निकालते हैं 2 वेरिएबल्स के अंदर। ओके, ये हमारा होता है कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है चाई स्क्वायर टेस्ट, जो कि एक तरीके का जो हमारे पास डेटा होता है, कैटेगोरिकल डेटा होता है, उन कैटेगोरिकल डेटा के अंदर हम लोग वेरिएबल्स के अंदर आपस में कैसे रिलेशनशिप निकालना है, ये हम लोग जो है चाई स्क्वायर टेस्ट में करते हैं। ओके, तो चाई स्क्वायर टेस्ट अगेन जो है आपका वेरिएबल्स के अंदर वेरिएबल्स को
के अंदर कंपैरिजन या फिर रिलेशनशिप के लिए होता है, बट यहां पर जो हमारा डेटा होता है वो कैटेगोरिकल डेटा होता है। कैटेगोरिकल डेटा का मतलब ये होता है एक ऐसा डेटा जिसके अंदर कैटेगरी डिफाइन होती है, तो उस डेटा के अंदर हम लोग जो है चाई स्क्वायर टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो अनोवा टेस्ट होगा, इनोवा। तो प्लीज मार्क सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पॉसिबल मीन्स ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ अ गिवन सैंपल साइज रेफर टू। यानी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, जितने भी हमारे पास सैंपल हैं, बहुत सारे सैंपल हैं, उनका मीन दे रखा है, तो उन सभी मीन्स का अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करेंगे या सैंपल साइज करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, उसको हम लोग सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कहेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कहेंगे, या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल कहेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगेन। तो देखिए आपके पेपर के अंदर ना स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पेपर में आते, तो आप जरा इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जो होता है, जनरली हम लोग उसे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का जो कर्व है, जो हमारा प्रोबेबिलिटी जो निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, उसे हम लोग सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको आपको लिख देता हूं जिससे आपको याद रहेगा। तो जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे पास, जो हमारे पास सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लीज आप इसको माइंड मत करना, थोड़ा सा राइटिंग उल्टी नीची हो जाती है क्योंकि मैं इसको आपके सामने कुछ भी लिख के लेके आना नहीं चाहता, तो केवल यहीं पे समझाना चाहता हूं। तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं जितने भी हमारे पास सैंपल गिवन सैंपल होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, हम लोग अपने मीन को, यानी जो भी हमारे सैंपल्स हैं, जो भी हमारे गिवन सैंपल्स हैं, उन सैंपल का जो भी हमारा मीन है उसको वेरी करते हुए हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है। ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल। क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल जो है ना, इस नाम की कोई टेस्ट नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल नाम का कुछ भी नहीं होता। मतलब ये एक केवल जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया था, ये एकदम मतलब जिन बच्चों को स्टैटिस्टिक के बारे में पता होगा उन्हें पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल कुछ भी नहीं होता, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। ओके, नाउ अगेन नेक्स्ट इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन, जो तीसरा ऑप्शन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है, हमारे जितने भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जितनी भी मतलब एक पर्टिकुलर डेटा का, मतलब यहां पर हम लोग इंटायर पॉपुलेशन को लेते ना कि बल्कि मीन को लेते हैं, बट हमारे क्वेश्चन में मीन पूछा गया था। अगर हमें अपने सैंपल डेटा का मीन दे रखा है, वहां पर हम लोग अगर उनका कर्व ड्रॉ करें तो उसे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बट अगर हम लोगों को केवल पॉपुलेशन दे रखी है, उस पॉपुलेशन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालना है, तो उस केस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन करते हैं। तो केवल यहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, केवल अपने डेटा का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस केस में हमारा आंसर जो होता वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होता। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, चौथा ऑप्शन हमारा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जितने भी हमारे मीन मीडियन होते हैं या जो भी हमारे स्टैटिस्टिक चीजें होती हैं, एक सैंपल का, केवल एक सैंपल का हम लोग केवल वहां से निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारी जो सैंपल होता है वो केवल एक सैंपल होता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोग जो है ओनली वन सैंपल का जितने भी हमारे स्टैटिस्टिक होते हैं, जैसे मीन मीडियन मॉड होते हैं, उनको ड्रॉ करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व निकालना है, तब उस केस में हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो इस केस में हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। ओके, सो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने कुछ मैट्रिक्स दे रखे हैं और वो मैट्रिक्स किन साइंटिस्ट ने या महानुभावों ने उनको बताया था, उनका नाम दे रखा। तो पहला है बिब्लोमेट्रिक, एच इंडेक्स, वेबोमेट्रिक और साइंटोमेट्रिक। तो यहां पर मैं आपके सामने एनालिसिस जो है क्वेश्चन का केवल यहीं पे लेके आऊंगा। ओके, तो देखिए पहला है आपके सामने बिब्लोमेट्रिक। तो देखो बिब्लोमेट्रिक जो था वो आपका प्रिटचार्ड ने 1969 में निकाला था। तो बिब्लोमेट्रिक जो है ये आपका प्रिटचार्ड ने निकाला था। तो इसका जो ऑप्शन है थर्ड का वो ए है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने वाली कुछ भी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, केवल हमें उसे मैच करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा आता है
एच इंडेक्स, तो एच इंडेक्स को जी ई हिर्श ने 2005 में, मैं इनका ईयर मेंशन कर देता हूं जिसको आपको प्रॉब्लम ना हो, तो जी ई हर्ष ने जो है हिर्श ने 2005 में इसको मतलब इसको बताया था। देन नेक्स्ट आता है हमारा वेबोमेट्रिक। तो वेबोमेट्रिक नाम से पता चला वेब, जिसके अंदर हम लोग वेबसाइट्स के रिलेटेड जो डेटा होता है वहां से उसको एनालिसिस करते हैं। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था एलमेंट और इंगवर्सन ने 1997 के अंदर। ओके, तो आपका जो सेकंड का जो आंसर है, मतलब ये एलमेंट एंड इग्वरेन है, वो हमारा वेबोमेट्रिक से रिलेटेड है और ये उन्होंने 1997 में इसको बताया था। और लास्ट में आता है हमारा साइंटोमेट्रिक टेस्ट जो होता है, हमारा साइंटोमेट्रिक जो मैट्रिक्स है वो हमारा वैशी एंड मुलचेंको ने निकाला था। प्लीज इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग से है तो प्लीज इसको माइंड मत करना। तो ये भी उन्होंने 1969 में इसको बताया था। ओके, तो यहां पे इसका जो करेक्ट आंसर है आपके सामने लग सकता है कि ए का थर्ड है, ए का थर्ड, देन बी का फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का वन। तो ये जो करेक्ट आंसर है आपका फोर्थ जो है आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। चारों क्वेश्चन जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट क्या है, ये पेपर में आए थे, ये पेपर में आए थे और कहीं ना कहीं फ्यूचर में भी किन्हीं ना किन्हीं फॉर्म में ये क्वेश्चंस को इधर उधर करके आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। और अगर कोई भी डाउट आपका फिर भी रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए हमें आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी अगर कोई डाउट है अगर आपका तो वो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। और हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप नंबर को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है। और भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो उससे रिलेटेड भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।